नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आप लोग उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बताते चले, राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दरअसल बेनी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं और 2 दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही उनके इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज हो चुकी थी। उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा भी तेजी से चल रही है। वहीं अब प्रदेश के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में बेबी रानी मौर्य राज्यपाल पद पर 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मीडिया से रूबरू हुई थी। उन्होंने, आपको बताते चले, प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दों पर भी जोर दिया था। उनका कहना था, प्रदेश की महिलाएं मेहनती और जुझारू हैं। महिलाओं को राजभवन से जो बेहतर सहयोग किया जा सकता है, उसके लिए आगे भी ठोस प्रयास किए जाते रहेंगे। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लिए बीजेपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। दरअसल उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही भाजपा दिग्गज नेताओं के दमखम के साथ साथ पार्टी के सांगठनिक नेटवर्क पर ज्यादा भरोसा कर रही है। आपको बताते चलिए, पार्टी ने इस बार प्रदेश में 51% वोट और 60 सीटें हासिल करने का लक्ष्य बनाया है और इस लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा चुनावी जालों का इंद्रजाल तैयार कर रही। पार्टी के खाते में बेशक केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के डबल इंजन से हासिल उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन वह सत्तारूढ़ी रुझान के भय से भी डरी हुई है। राज्य के मतदाताओं को अपने वश में करने के लिए पार्टी योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ा रही, साथ ही सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने चरणबद्ध रणनीतियां भी तैयार कर ली। तो राज्य सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से निर्देश नहीं मिलने तक वह यात्रा पर लगा प्रतिबंध नहीं हटा सकते। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इससे पहले चारधाम यात्रा में पड़ने वाले जिलों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और कोविड महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने 28 जून को चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की कमी और महामारी से मुकाबला करने के लिए दिशा निर्देशों के अभाव के मद्देनजर अगली सुनवाई पर इस रोक को विस्तारित कर दिया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध 6 जुलाई को राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। हालांकि यह मामला अभी लंबित है। इसी बीच महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर मंगलवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के सामने पेश हुए और मौखिक रूप से चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि जब तक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, हाईकोर्ट रोक हटाने पर विचार नहीं कर सकता। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 14 नए कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। 1 मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि 21 मरीजों को ठीक होने के बाद घर वापस भेज दिया गया। जिसके साथ साथ आपको बताते चले, सक्रिय मामलों की संख्या 371 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 19,646 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। उधर चमोली, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टिहरी और उधम सिंह नगर में 1-1, चंपावत में 2, देहरादून में 4 और नैनीताल में 3 संक्रमित मरीज सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,139 हो गई है। इनमें से 3,29,327 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान चली गई है। आपको बताते चलो, उधर 72,661 लोगों को कोरोना वैक्सीन भी दी जा चुकी है। तो
तो उत्तराखंड के काशीपुर में मंगलवार शाम लोगों को नदी पार कराते समय ट्रैक्टर कोसी नदी में पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार 5 लोग तैरकर किसी तरीके से किनारे पहुंच गए, जबकि मां बेटी नदी के बहाव में बह गए। पुलिस और ग्रामीण उन्हें खोजने में जुट गए। एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बुधवार सुबह टीम ने नदी से महिला का शव बरामद किया, जबकि बच्ची की तलाश अभी भी जारी। ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली में 2 बाइक लदी थी। नदी में कुछ दूर जाने के बाद ट्रैक्टर का पहिया रेत में धंसने से ट्रैक्टर पानी में पलट गया। आपको बताते चलें, मंगल समेत 5 लोग तैरकर किनारे पहुंच गए, जबकि मुन्नी और उसकी बेटी ट्रैक्टर के नीचे दब गए। मौके पर अन्य ग्रामीणों के पहुंचने पर ट्रैक्टर को सीधा किया गया तो मां बेटी पानी के तेज बहाव में बह चुकी थी। सीओ वंदना वर्मा ने बताया है कि कोसी में डूबे ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया है और महिला और बच्ची की खोजबीन के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया। रात होने और कोसी में जलस्तर बढ़ा होने की वजह से उन्हें खोजने में दिक्कत आ रही है। बुधवार को सुबह फिर सर्च अभियान जो है वो चलाया गया था और महिला का शव बरामद कर लिया गया। मौसम की बात करेंगे। उत्तराखंड में बीते 2 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह भी पहाड़ से मैदान तक बारिश हुई, वहीं कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। उधर मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की संभावना जताई। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना है। राजधानी दून में अगले 24 घंटे के भीतर मध्यम से भारी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जता दी है। उधर यमुनोत्री धाम और समेत आपको बताते चले कई घाटी में रात भर बारिश के बाद हाईवे की हालत खस्ता हाल बन गई। जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित है, जबकि लोग खतरे के बीच ही पैदल आवाजाही कर रहे हैं। आप लोग उत्तराखंड में खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले लोक निर्माण विभाग के नियमित वर्क चार्ज कर्मचारियों से वसूली के आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। कर्मचारियों ने मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित चीफ इंजीनियरिंग कार्यालय में प्रदर्शन किया और रैली निकालकर धरना दिया है। चेतावनी दी है कि जब तक वसूली के आदेश वापस नहीं हो जाते आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा है कि फील्ड कर्मचारियों द्वारा वर्क चार्ज में की गई सेवा अवधि में शासनादेश के अनुरूप वेतन भत्ते एक वेतन बढ़ोतरी दी गई। साथ ही समय समय पर स्वीकृत वेतनमानों तथा शासनादेशों के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया और एरियर का शासनादेश के अनुसार भुगतान भी किया गया। नियमितीकरण होने के बाद वेतन का निर्धारण उसी स्तर से आगे किया गया जिस सेवा वर्क चार्ज अवधि में वेतन पाते थे, लेकिन विभाग ने फील्ड कर्मचारियों की वर्क चार्ज अवधि में लिए गए वेतन का दोबारा निर्धारण करते हुए मूल वेतन कम कर दिया। अब फील्ड कर्मचारियों से लाखों रुपए की वसूली की जा रही। कहा है कि जब तक चीफ इंजीनियर की ओर से वसूली रोकने के आदेश वापस नहीं लिए जाते तब तक धरना जारी। अब राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध चीला रेंज के साथ ही रानीपुर गेट से भी सैलानी 1.5 माह पहले से जंगल सफारी कर सकेंगे। 1 अक्टूबर से आपको बताते चले पर्यटकों के लिए रेंज खुल जाएंगे और टाइगर रिजर्व प्रशासन ने ट्रक बनवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे जिप्सी संचालकों को भी रोजगार मिलेगा। जिप्सी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा और आपको बताते चले सचिव शशि राणा कोटी की ओर से लंबे समय से ट्रैक खुलने का समय बढ़ाने की मांग की जा रही थी। उनका कहना था केवल 7 महीने ट्रैक खुलने से उन्हें रोजगार मिलता है, फिर 5 महीने खाली बैठना पड़ता है। ऐसे में उन्हें गाड़ियों और उनके पास काम करने वाले ड्राइवरों का वेतन निकलना मुश्किल है। वहीं आपको बताते चलें 1 अक्टूबर से चीला रेंज के मुख्य गेट और हरिद्वार रेंज के रानीपुर गेट को भी खोलने को हरी झंडी दे दी गई। राजाजी के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराने के लिए जंगल सफारी के ट्रैक को तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया। 15 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से चीला रेंज के मुख्य गेट को खोलने के लिए ट्रैक तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अगर आगे अब और बारिश नहीं हुई तो ट्रैक को निर्धारित समय से पहले तैयार कर दिया जाएगा। इससे सैलानी 1.5 माह पहले ही इस बार जंगल सफारी कर प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे।
मलेरिया से रुड़की क्षेत्र में एक ही परिवार में मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि इसी परिवार के भाई बहन अस्पताल में भर्ती हैं। कलियर क्षेत्र में रहने वाली इस परिवार के साथ साथ आसपास के घरों में भी लोग अब बुखार से पीड़ित हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि न तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची और न ही नालों की सफाई और दवा छिड़काव के इंतजाम किए गए। बरसाती सीजन में वायरल मलेरिया, डेंगू एवं स्कफ, टाइफस बुखार के मरीज सामने आने लगे। इसमें भी मलेरिया जानलेवा साबित हो रहा है। कलियर में 3 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 दिन पहले रुड़की के आरोग्यम अस्पताल में कलियर निवासी तबस्सुम पत्नी रियासत को भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर एम्स ऋषिकेश उसे रेफर कर दिया गया, जहां 2 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार बीते सोमवार को भी उनके बेटे आहत की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनकी बेटी 14 वर्षीय बेटी मंतशा का रुड़की के तुलसी अस्पताल में इलाज चल रहा। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया है कि उनके मोहल्ले में जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। साथ ही मरीज वायरल बुखार के अलावा उल्टी और शरीर में जकड़न जैसी शिकायत कर रहे हैं। ये लोग अपने स्तर पर ही अलग अलग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने नगर पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 1 में वोट डाला था, लेकिन अब दोनों वार्डों के प्रतिनिधि इसे एक दूसरे की सीमा में बताकर नाले की सफाई से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो राजधानी के अलावा देहात क्षेत्रों के चुनिंदा 100 स्कूलों में इको क्लब तैयार किए जाएंगे। राजधानी की आबो हवा को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके, इसके अलावा विभिन्न इलाकों में इको पार्क के साथ ही नगरवन तैयार किए जाएंगे। साथ ही रिस्पना, बिंदाल जैसी नदियों और जलाशयों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह सभी कार्य देहरादून कैपिटल सिटी रीजन प्रोजेक्ट के तहत कराए जाएंगे। इसका विस्तृत मसौदा विभाग की ओर से तैयार किया गया। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की मौजूदगी में देहरादून वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी राजीव धीमान और मसूरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी कहकशा नसीम ने प्रेजेंटेशन के जरिए परियोजना की जानकारी दी। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि वन विभाग की ओर से 3 वर्षीय देहरादून कैपिटल सिटी रीजन प्रोजेक्ट का मसौदा तैयार किया गया। महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राजधानी के उन इलाकों में सघन पौधारोपण कराया जाएगा जहां पेड़ों की संख्या कम है। साथ ही विभिन्न इलाकों में नर्सरियां भी स्थापित की जाएंगी ताकि विभाग के साथ ही आमजन को अधिक से अधिक पौधे मुहैया कराए जा सकें।